PWS कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय आणि रोहिणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दंतरोग तपासणी शिबिर व स्तन कर्करोग जनजागृती कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटील सर, कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या आणि मार्गदर्शिका डॉक्टर रोहिणी पाटील, तसेच डॉक्टर स्नेहा पुरी मॅडम, उपप्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र बागडे सर, महिला सेलच्या समन्वयिका डॉक्टर प्रज्ञा बागडे मॅडम, तसेच महिला सेलच्या सदस्या डॉक्टर मनीषा नागपुरे मॅडम, या सर्वांचे मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करते। देशातील प्रत्येक महिलांचे आरोग्य चांगले राहिले तरच त्यांचा परिणाम निश्चितपणे देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी होऊ शकेल। आपल्या देशातील स्त्रियांचे आरोग्य चिंतेची व चिंतनाची बाब बनली आहे। प्रत्येक स्त्रियांचा विकास तिच्या बालपणापासूनच व्हायला पाहिजे। तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे। आरोग्यपूर्ण जीवन जगणे हा तिचा हक्क आहे। या दृष्टीने आज आपल्या महाविद्यालयात दंतरोग शिबिराचे आयोजन केले आहे। तसेच स्त्रियांना भेडसावणाऱ्या स्तन कर्करोगाच्या जनजागृतीसाठी आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। धन्यवाद मॅडम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आजचा हा कार्यक्रम आपण इथे आयोजित केलेला आहे। रोहिणी फाउंडेशन सोबत आमच्या महाविद्यालयाचा MOU नुकताच झालेला आहे आणि या अंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन आम्हाला करायचे आहे। आज आम्ही इथे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असा ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस, स्तनरोग कॅन्सरचा जनजागृतीच्या संदर्भातील आणि दंतरोग तपासणी शिबिर या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेलं आहे। एवढंच नव्हे तर ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संदर्भात मार्गदर्शन करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम सुद्धा ही संस्था अतिशय महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोनातून करत आहे। महिलांसाठी भव्य असा रोजगार मिळावा, ग्रामीण महिलांना फायनान्शियल हेल्प या उद्देशातून रोहिणी फाउंडेशनचं आणि PWS महाविद्यालयाची जी अंडरस्टँडिंग झालेली आहे या अंतर्गत आम्ही विविध कार्यक्रम राबवणार आहोत। त्याचा हा पहिला भाग आज आपण इथे ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस आणि डेंटल चेकअप तपासणी आपल्या महाविद्यालयामध्ये आयोजित केलेली आहे। खरं म्हटलं तर तुम्हा सगळ्यांनाच माहीत आहे की स्तनाचा कर्करोग हा अतिशय भयंकर असा समजला जातो, परंतु या संदर्भात जर जनजागृती आणि अवेअरनेस झालं तर आपल्याला त्या संदर्भातली पुढची पावले किती व्यवस्थित टाकता येतात किंवा पुढच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला जर योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर आपण या सगळ्या याच्यावर योग्य अशी कशी मात करू शकतो या संदर्भात हे अवेअरनेस शिबिर या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। अवेअरनेस फॉर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अँड ब्रेस्ट सेल एक्झामिनेशन टू डिफाईन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर असं जे म्हटलं जाते आहे की त्याची चाचणी करणं आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाची जी पहिली स्टेप आहे इज द फर्स्ट स्टेप इन द बॅटल अगेन्स्ट ब्रेस्ट कॅन्सर। इट हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन अँड डायग्नोसिस व्हेन इन्क्रिमिनेटली पॉझिटिव्ह आउटकम टू द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन असं जे म्हटलं गेलेलं आहे या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी ही अवेअरनेस शिबिर आयोजित केलेलं आहे। दुसरं बाब म्हणजे गर्भाशयाचा कॅन्सर ही सुद्धा अलीकडे अत्यंत सगळीकडे लोक आपल्याला दिसतात आहे की किती अफेक्टेड झालेले आहे। 100 बऱ्याच लोकांना, स्त्रियांना या संदर्भातला त्रासाला सामोरं जावं लागतं आहे। तर डॉक्टर रोहिणी पाटील या स्वतः या संदर्भात अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका करत आहे। स्वतः त्या गायनिक आहेतच, शिवाय ब्रेस्ट कॅन्सरच्या संदर्भात त्याची अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिलेली आहे। मी या सभागृहाला सांगू इच्छिते की मॅडम स्वतः या सगळ्या याच्यातून गेलेले आहे। मॅडमला स्वतः ब्रेस्ट कॅन्सर झाला होता आणि त्याला जिंकून मॅडम कशा पद्धतीने पुढे आज उभ्या राहिलेले आहे हे आपल्यासमोर एक जिवंत असं उदाहरण आपल्याला दिसतं आहे। मॅडमनी विविध कार्य केलेले आहे। वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये बऱ्याच अधिकारी पदावर त्यांचं काम सुरू आहे। विशेष म्हणजे त्यांचा परिचय मॅडम देतीलच। त्यांची जी एक महत्त्वाची जी चळवळ आहे ती म्हणजे नीटेड नौकर इंडिया नावाची फार महत्त्वाची चळवळ त्यांनी सुरू केलेली आहे। आणि ही चळवळ म्हणजे तर ज्या महिलांना अशा पद्धतीचा ब्रेस्ट कॅन्सर झालेला आहे, ज्या आपलं थोडंसं सत्व गमावून बसलेलं आहे, त्यांना पुन्हा एक नवीन संजीवनी देण्याचं काम
कृत्रिम स्तन देऊन त्यांना समाजाशी लढण्याची कॉन्फिडन्स लेवल देण्याचं आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणण्याचं काम या मुवमेंटच्या माध्यमातून पुन्हा समाजात तेवढ्या कॉन्फिडन्सने उभं राहायचं एक महत्त्वपूर्ण कार्य मॅडम अलीकडे बऱ्याच दिवसापासून करत आहे. त्याचं या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी या दोन्ही शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. मी जास्त वेळ न घेता मॅडम आपल्याला या संदर्भात व्यवस्थित मार्गदर्शन करणारच आहे. आयोजकांनी मला या ठिकाणी प्रास्ताविक करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानते. धन्यवाद. तेव्हा डॉक्टर रोहिणी पाटील यांना या ठिकाणी मी मार्गदर्शनासाठी सादर आमंत्रित करते. नमस्कार, मी डॉक्टर रोहिणी ठाकरे पाटील. मी माझं वक्तव्य सुरू करायच्या आधी खूप मनापासून आभार मानते की आज मला ही संधी मिळाली तुम्हा सगळ्यांसोबत ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी काही बोलायची. यशवंत पाटिल सर, पाकड़े मैडम यांचे मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ. और हिंदी ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके बारे में आज ही नहीं कई सालों से मैं जन जागृति करने का प्रयास कर रही हूँ. जैसे बताया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर को कोई वैक्सीनेशन नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर अगर होना है तो वो होता ही है. हमारे हाथ में इतना ही है कि हम उसकी कहीं बहुत अर्ली स्टेज में निदान हो सके, डायग्नोसिस हो सके और तभी जाके इस ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट को एक बहुत अनुकूल ऐसा हमको रिज़ल्ट मिलता है. बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. तो हमारे हाथ में जो जैसे बोला गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन. जैसे गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है उसके लिए वैक्सीनेशन है. लीवर के कुछ प्रकार के कैंसर है उसके लिए वैक्सीनेशन है. पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए अभी तक कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हुआ है. जो भी है वो अभी स्टडी स्टेज में ही है. तो इसी तहत जन जागृति ये बहुत बड़ा हमारे हाथ में एक औजार बोल सकते हैं या एक ज़रिया है कि हम कहीं ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर सके. अगर आप ये समझ सके कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, हमने डॉक्टर के पास क्यों जाना है और उसके आगे भी जाके हर साल हमने, हर महीने हमने और हर साल हमने खुद की जांच क्यों करना है. भले ही हमें कोई भी तकलीफ ना हो तभी भी हमने जांच करना है. तभी जाके हम इस ब्रेस्ट कैंसर को कहीं अर्ली स्टेज में पकड़ सकेंगे और फिर एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है. जिस तरह से आज से 23 साल पहले मेरा ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ था और कहीं जाके मेरे ट्रीटमेंट को एक बहुत ही अच्छा ऐसा एक रिजल्ट मिला था और उसी के ज़रिए आज 23 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपको ये बताने के लिए कि खुद के बारे में जागरूक हो. यू शुड बी ब्रेस्ट अवेयर. बहुत बातें होती है कि महिला सशक्तिकरण की, बोलते हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, शैक्षणिक सशक्तिकरण होना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल पे भी सशक्तिकरण होना चाहिए. पर मैं हर बार कहूँगी कि आरोग्य सशक्तिकरण इन सबसे ऊपर है. जब तक कि हमें आरोग्य सशक्तिकरण नहीं होता हम ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकते. और उसी के लिए मैं बोलती हूँ ब्रेस्ट अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है. ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका हर आए साल हम देखते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. 18 में से एक महिला को होने की हमारे देश में शक्यता है. ये ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे अग्रगण्य कैंसर माना जाता है. ये अपने ही देश में नहीं पर विश्व भर में महिलाओं के लिए ये अग्रगण्य कैंसर है. पर यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है. ब्रेस्ट कैंसर बोलने से हमारे सामने एक महिला आती है पर ब्रेस्ट कैंसर ये पुरुषों में भी पाया जाता है. जहाँ महिलाओं में 18 में से एक महिला को लाइफ टाइम रिस्क रहती है, जीवन में होने की शक्यता होती है, वहाँ कहीं 1000 में से एक पुरुष को होने की शक्यता होती है. पर देखा जाता है कि जो मृत्यु की संख्या है कंपैरेटिव डेथ रेट दोनों में कंपेयर किया जाता है तो पुरुषों में इसका इंसिडेंस यानी रोगी कम पाए जाते हैं, मरीज कम पाए जाते हैं. पर कंपैरेटिवली उनका डेथ रेट ज़्यादा है क्योंकि पुरुषों को कभी ऐसा लगता ही नहीं है
कि ये जो गठान है या हमारे ब्रेस्ट में कुछ हुआ है तो ये कहीं कैंसर हो सकता है। पहले जब मैं बात करती थी कि पुरुषों को होता था ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑडियंस में रहता था कि पुरुषों को तो ब्रेस्ट ही नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर कहाँ से होगा। पुरुषों को वेल डेवलप ब्रेस्ट नहीं रहती है, पर पुरुषों को ब्रेस्ट टिश्यू होता है और इस ब्रेस्ट टिश्यू में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती ही है। पर आप समझ लेना है कि ब्रेस्ट जो होती है पुरुषों में, उसमें ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है। उसके कारण अगर वहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू होता है तो वो बहुत जल्दी पीछे रिब्स में जाता है, बहुत जल्दी स्किन में आता है और बहुत जल्दी एक्सिला में या बगल में उसका स्प्रेड होता है। और उसी तहत उनका जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी है, वो महिलाओं से कंपैरेटिवली महिलाओं से ज़्यादा होता है। हर 13 या 14 मिनट में हम एक महिला को खोते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। अगर 2 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होते हैं महिलाओं में तो उसमें से एक महिला को हम ब्रेस्ट कैंसर को खोते हैं। इतना गंभीर इसका स्वरूप है। ये मैं आपको बता रही हूँ इसके नहीं कि कहीं आपके मन में डर पैदा हो, आपके मन में जागृति पैदा हो करके मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। घर जाके ऐसा ना सोचो कि क्या डॉक्टर पाटिल आए थे, उन्होंने तो हमको डरा ही दिया। क्योंकि ये सेशन पहले जब होता था तो उसके बाद बहुत कॉल आते थे मुझे, मैडम मुझे भी गठान लग रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। पर नहीं, ये आपने समझ लेना। और मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर हमें समाज में कहीं बदल लाना है तो यंगर जनरेशन में बदलाव लाएं या उनके विचार शक्ति में हम बदलाव लाएं तो हम कहीं इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो यंग स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, इसी की नींव, आपके आरोग्य की नींव यहीं से आगे बढ़ती है। यहीं से अगर आप समझोगे तो आप आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में या आपके सहेलियों के घर में कहीं तो जन जागृति निर्माण कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें बहुत अलग अलग कारण होते हैं। हमारे देश में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ़र्क इतना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमसे ये ज़्यादा कॉमन है। वहाँ 8 में से 1 महिला को होने की शक्यता है और हमारे देश में 18 में से 1 महिला को। परंतु हमारे देश में इसकी मृत्यु संख्या बहुत ज़्यादा है या सर्वाइवल रेट बहुत कम है। उनमें इंसिडेंस या मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं पर उनका सर्वाइवल रेट कहीं तो 96% है और हम अभी भी 62% पे ही अड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके वहाँ होने वाला कैंसर कुछ अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका ब्रेस्ट स्ट्रक्चर हमारे से कुछ अलग है। अलग इतना ही है कि वहाँ पे ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस फॉर द डिसीज, जन जागृति, वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जन जागृति, स्क्रीनिंग के बारे में कि हमने जाके हमारी जांच कब करनी है, ये बहुत ज़्यादा है। उसी के तहत बहुत छोटा ट्यूमर या नोड्यूल पकड़ा जाता है या डायग्नोस होता है और फिर जो ट्रीटमेंट होती है उसको हमको एक बहुत सुंदर प्रतिसाद मिलता है और ये ट्रीटमेंट होने के बाद एक सुंदर ज़िंदगी हमारा राह देखती है, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी रहती है। हाँ, चेंज हो जाता है बट दैट न्यू नॉर्मल इज़ समथिंग रियली वेरी प्रेशियस जो मैं अनुभव कर चुकी हूँ। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके अनेक रिस्क फैक्टर्स हैं, पर मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि रिस्क फैक्टर्स वो ही फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि आपकी जनरल पॉपुलेशन से ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर आपको होगा या नहीं होगा इसके बारे में रिस्क फैक्टर नहीं बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर पाया है उसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% ब्रेस्ट कैंसर होगा ही, या जो मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूंगी अगर वो आप में नहीं है तो आपको कहीं ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो सिर्फ रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि बाकी पॉपुलेशन से आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता ज़्यादा है। आपने सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैं छोटे छोटे कस्बों में जाती हूँ और स्क्रीनिंग कैंप्स लेती हूँ तो सबसे पहला वाक्य रहता है कि मैडम हमारे परिवार में हमने कैंसर ये शब्द सुना ही नहीं है, हमारे परिवार में किसी को कैंसर हुआ ही नहीं है तो हम ये स्क्रीनिंग क्यों करें। तो इसी तरह मैं बताती हूँ कि ये जो स्क्रीनिंग रहता है जब कुछ भी कंप्लेंट नहीं रहती है
तो ये कहीं हमको अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है। पर अगर आपको कोई तकलीफ है और फिर आप स्क्रीनिंग को जाते हो तो उसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक, यानी आपको क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, उसके डायग्नोसिस के लिए किया जाना वाला स्क्रीनिंग अलग है। और ये जो ईयरली स्क्रीनिंग रहता है वो कुछ अलग होता है, जिसमें कोई कंप्लेंट ना रहते हुए भी डायग्नोसिस होता है। जो हमारे कैंप्स में बहुत बार हमने केसेस डायग्नोस किए हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनको ये भी मालूम नहीं था कि उनको वहाँ कहीं नोड्यूल है, ऐसे पेशेंट्स भी डायग्नोस हुए और बहुत सुंदर उनके इलाज को रिजल्ट मिला है। ना उनको कीमो भी लगी है, ना ही उनको बहुत कुछ तकलीफ से तो हर एक गुजरता है, पर कंपैरेटिवली तकलीफ उनको कम थी। तो ये सुंदरता रहती है कि अगर आप उसमें रेगुलर स्क्रीनिंग करें तो अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होता है और वही एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है हमारे लिए। और उसके बाद ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसमें हमारे हाथ में हम बदलाव कर सकते हैं और कुछ हम बदलाव कर ही नहीं सकते। और हर बार मेरा जोर उन्हीं फैक्टर्स पे रहता है जिसमें आप कुछ बदलाव ला सकें। उसकी जो बदलाव हम कर ही नहीं सकते हैं उसके बारे में बोलने में या उसके बारे में बहुत चर्चा करने में मुझे नहीं लगता कि हम कुछ समय बर्बाद करें। सिर्फ मालूम हो ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये फैक्टर्स हैं, यानी हमने बाकी लोगों से ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है। इसमें नेक्स्ट ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रहते हैं मॉडिफाइबल एंड नॉट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला रहता है जेंडर एंड एज। जेंडर और एज में क्या है कि महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है कि हम महिलाएं हैं। पुरुषों में भी पाया जाता है पर पुरुषों में इसकी संख्या कम है, महिलाओं में ज़्यादा है। एज फैक्टर, जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तब आज से 23 साल पहले बोला जाता था कि 50 इयर्स, तब एज इंसिडेंस 50 इयर्स बताया जाता था। फिर कहीं 45 इयर्स हुआ, फिर 40 इयर्स हुआ। अभी तो सबसे यंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट मैंने 18 इयर्स की देखी है। 23, 24, 25 बहुत आम महिलाएं मिलती हैं मुझे। 35, 34 तो बहुत कॉमन है। और जब मुझे हुआ था तब मैं कहीं 36.5 इयर्स की थी, जब मैं वो एज इंसिडेंस में आती ही नहीं थी। सेकेंडली, आपके अगर परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का कोई मरीज हो, चाहे वो पुरुष चाहे वो महिला, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी आपकी दादी या नानी, मासी या बुआ, या कोई मेल पेशेंट जिसको हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, तो आपकी होने की संभावना बढ़ती है, जो मेरे लिए नहीं था। मेरे परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ था, न पुरुष न महिला। वैसे ही पुरुषों में अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ है या पेरिटोनियल कैंसर हुआ है, प्रोस्टेट समझते हो ना, प्रोस्टेट एक मेल ग्रंथि रहती है और उसका कैंसर पुरुषों में बहुत कॉमन रहता है। पैनक्रियास समझते हो आप लोग? लीवर के बाजू में एक पैनक्रियास नाम की ग्रंथि रहती है जो हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़रूरी काम करती है। उसका भी कैंसर अगर होता है, या महिलाओं में अंडकोश का कैंसर होता है, तो हमारी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो संक्षिप्त में क्या कि अगर ब्रेस्ट कैंसर मेल या फीमेल किसी में भी हो, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर मेल में हो या ओवेरियन कैंसर फीमेल में हो, तो आपकी रिस्क बढ़ती है। पर ये नहीं बताता है कि आपको 100% वो कैंसर होगा ही। जब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी देखी है तो 13% ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में फैमिली हिस्ट्री पाई गई है, 13% ही महिलाओं में पाई गई है। पर अगर हिस्ट्री है तो आपने ज़्यादा सतर्क रहना है, या अगर नहीं है तभी भी आपने यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर ओन सेल्फ। उसके बाद आता है जो हमारे हाथ में नहीं है, अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड लेट मेनोपॉज। अर्ली मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टार्ट बिगनिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्की। आपने स्टाफ में जो है उन्होंने अनुभव किया होगा कि आजकल लड़कियों में बहुत जल्दी मेंसेस चालू होते हैं, 10 साल की उम्र में ही मेंसेस चालू होते हैं। जब मेंसेस चालू होते हैं तो बोला जाता है कि इनकी हार्मोनल मैच्योरिटी हुई है, और हार्मोन पे ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट अवलंबित रहता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और जितने जल्दी आपकी हार्मोनल मैच्योरिटी होगी उतने जल्दी ब्रेस्ट डेवलप होंगे।
और उतने जल्दी वो डेवलपिंग ब्रेस्ट जो रहते हैं वो फास्ट मल्टीप्लाइंग रहते हैं, उनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बाकी फैक्टर्स का असर बहुत जल्दी होता है और फिर कहीं वो सेल डीएनए डैमेज होने की शक्यता ज़्यादा रहती है और फिर कैंसर होने की शक्यता है। तो ये कहीं हम रोक सकते हैं कब कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, ये ब्रेस्ट सेल्स रहते हैं, उनकी मैच्योरिटी हम जनरली बोलते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसकी मैच्योरिटी होती है, तभी कहीं बोला जाता है कि आपका फर्स्ट बेबी शुड बी बिफोर 30 इयर्स, जो आजकल कॉमनली देखा नहीं जाता। एजुकेशन, प्रोफेशन, ये कहीं आपका आगे प्रायोरिटी लिस्ट पे रहता है, मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग कहीं पीछे जाता है और फिर कहीं जाके हमारी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। वैसे ही मीनोपॉज ये एक कंडीशन है जब आपका मेंसेस आना रुक जाता है। पॉज यानी रुकना, मीनो यानी मेंसेस। तो ये मीनोपॉज का एज 52 अभी 55 इयर्स तक चला गया है। सो अर्ली 10 साल और 55 इयर्स, ये जो बहुत बड़ा गैप अभी होने लग गया है, इसमें हम इतने ज़्यादा समय में हार्मोन से के इफेक्ट के अंदर रहते हैं, हार्मोन के जो प्रभाव रहता है उसके अंदर रहते हैं और तभी जाके हमारी रिस्क बढ़ती है। अर्ली स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस एंड लेट स्टॉपिंग ऑफ मेंसेस, ये एक रिस्क फैक्टर रहता है, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में यही है कि हम स्क्रीनिंग करते रहें और खुद को जाने, नो योर ओन सेल्फ, सो दैट इफ सपोज उसमें कोई बदलाव आता है तो आप बहुत जल्दी जान सकेंगे कि हमारे में क्या बदलाव है और हमको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है या नहीं। उसके बाद आता है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा कम करना, ये बहुत कॉमनली बोला जाता है कि वजन कम करो, वजन कम करो, पर ये वजन कम करना कहीं एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका जीरो फिगर है या आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत एलिगेंट लग रहे हैं, इसके लिए नहीं। ओबेसिटी जब होती है तब आपके शरीर में फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है और हमारे शरीर में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो ओवरी से, अंडकोश से होते हैं। मेजॉरिटी हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स आते हैं वो ओवरी से आते हैं, पर अगर आप मोटे हैं, आपके चर्बी ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो आपके शरीर में ये फैट चुपचाप नहीं बैठता। ये फैट जो रहता है वो ओवरी के एक्स्ट्रा गोनाडल हम बोलते हैं, ओवरी से छोड़ के एक हार्मोन सोर्स होता है। तो जितना आपका फैट कंटेंट ज़्यादा, उतना आपका ओवरी से छोड़ के हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा। समझे आप कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? नहीं समझे तो बोलना। तो ये जो रहता है, ये हार्मोन कंटेंट आपका अधिक होता है और कहीं जाके फिर आपकी रिस्क बढ़ती है, करके आपका फैट कंटेंट कम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉमनली बोला जाता है कि मैडम मेरा फैट कंटेंट कैसा कम होगा, मेरे को तो थायराइड है। मैडम हमारे घर में तो सभी मोटे हैं। सेकेंडली मैं तो बहुत काम करती हूँ, खाती भी कुछ भी नहीं हूँ, तभी भी मेरा मोटापा। खाते नहीं हो तो हवा से तो नहीं फूलोगे, है ना? कहीं ना कहीं आप जो खा रहे हो वो बरोबर नहीं है, कहीं ना कहीं आप जिस समय पे खा रहे हो वो बरोबर नहीं है, और घर में जो काम करते हो उससे कहीं आपको एक्सर्शन होता है। एक्सर्शन एंड एक्सरसाइज ये दो अलग चीज़ें हैं। आपने खुद के लिए टाइम निकालना ही है। फिर दूसरी बात आती है, नाही हो मला ते काय घरी स्वयंपाक पाहायचा असतो, मिस्टर इतक्या वाजता जातात, सासूबाईंचं करायचं असतं, मुलांची शाळा असते, सब चीज़ें असते, पर अपने लिए टाइम भी असते। तो अपने को टाइम निकालना ही पड़ता है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, ऐसे कैसे नहीं हो सकता कि 24 घंटे में से 1 घंटा आपका ना हो। अगर मन में है तो होता ही है, मन में है विश्वास, पूरा हो। तो वो गाना याद करो और आगे बढ़ो। आपका वजन कम करना है। मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ आप कुछ भी करो, सिर पे पैर लेके भागो, पर मुझे नेक्स्ट विजिट में आपका वजन कम चाहिए। अब ये जो वजन कम है इसमें रहता है मसल मास और दूसरा रहता है फैट। तो फिर जब एक्सरसाइज की बात आती है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करते हो तो आपका
फैट कंटेंट भी कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा होता है और कहीं तो भी आपका हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है। उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो तुरंत होता है कि मैडम मैं तो योगा करती हूँ, अविलोम विलोम। हाँ, वो अविलोम विलोम करो, अच्छा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज गुड। पर 3 प्रकार के एक्सरसाइज रहते हैं, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है, एक कार्डियो एक्सरसाइज रहता है, एक योगा रहता है। बेसिकली अगर योगा आप पावर योगा करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है ज़्यादा। नॉर्मल योगा करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कार्डियक स्ट्रेंथनिंग बढ़ता है, कैलोरीज बर्न होती है और वही कैलोरीज आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी होती है, वेट लिफ्टिंग में भी होती है। और एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा वो है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे डोले शोले बन जाएंगे। फीमेल्स के कोई डोले शोले बनते नहीं है जब तक कि आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं। कोई मैनली अपीयरेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। आप फीमेल हो, आप फीमेल ही रहेंगे, पर आपके वेट में अगर मसल मास ज़्यादा है और फैट कंटेंट कम है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद रहता है स्लीप। यही 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्व है। 1 क्या ओबेसिटी, 2 आपका फिजिकल एक्टिविटी, 3 आपकी नींद। वो भी रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है, इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। हमारे बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है जो हमारे लिए, हमारे ब्रेस्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। वो ब्रेस्ट कैंसर सेल को ऑन्कोस्टैटिक यानी रोकता है। तो ये मेलाटोनिन जो होता है वो रात के 9 बजे से शुरू होता है सिक्रेट होना, रात को 2 या 3 बजे मैक्सिमम होता है। और आजकल देखा जाता है कि बच्चे या बाकी लोग भी रात को ही मोबाइल, लैपटॉप, रात के 2 कब बजते हैं, 3 कब बजते हैं, कोई ध्यान में नहीं आता। और वो जो व्हाइट या ब्लू लाइट आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आता है वो कहीं आपके रेटिना, आंखों से ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन को दिन या रात ये चक्र नहीं मालूम रहता, सर्कैडियन साइकिल नहीं मालूम रहती है, उसको सिर्फ लाइट मालूम रहता है। ब्लू व्हाइट लाइट कभी भी आप आंखों पे डालो तो ब्रेन को लगता है ये दिन है, अंधेरा करो तो ब्रेन को लगता है ये रात है। तो जब व्हाइट या ब्लू लाइट आपको एक्सपोजर होता है तो ब्रेन को एक फीडबैक मिलता है और ब्रेन मेलाटोनिन सिक्रीशन करता नहीं है। और आजकल ये जो नाइट लाइफ शुरू हो गई है, पार्टीज होती हैं, बच्चों को बोला जाता है कि नहीं, वो नाइट आउट को जाते हैं, रात को पार्टी होती है और जब बोला जाता है तो बोलते हैं अरे मी झोपून घेईल ना दुसऱ्या दिवशी सुट्टीच से। पर डे टाइम स्लीप कभी भी नाइट स्लीप को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। करके आपको रात की नींद बहुत ज़रूरी है। आपके बेडरूम में जो लाइट रहता है, अगर आपको याद है कि पहले ना मराठी में बोलते थे तो पिवळा मिणमिणता दिवा असायचा। नाइट लैम्प यानी वो पीला रंग का छोटा जीरो पावर का लाइट रहता था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो येलो कलर का लाइट कहीं इनिबिशन नहीं करता है। और आपका एटलीस्ट 1 आवर बिफोर आपके डिजिटल गैजेट्स है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके बंद हो जाना चाहिए। और फिर कहीं आप थोड़ा ना थोड़ा आपके मेलाटोनिन सिक्रीशन को हेल्प कर सकते हैं। और फिर बहुत बड़ा सवाल आता है कि मैडम आप तो बोल रहे हैं तो फिर क्या हम नाइट ड्यूटी ही ना करें? नाइट ड्यूटी तो करना है, पर देन यू कैन वेयर अ फिल्टर ग्लासेस जो ब्लू एंड व्हाइट लाइट फिल्टर करता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंटली नाइट ड्यूटीज है, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स है, उनमें देखा गया है कि उनकी नाइट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होती थी। पर अगर आप फिल्टर ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो भी हो सकता है। मैं अभी ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि आप आपके ऑफिस में दो और बोलो कि नहीं मेरे को नाइट ड्यूटी नहीं करना है क्योंकि मुझे कैंसर हो जाएगा। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद फिल्टर ग्लासेस, वो बहुत ज़रूरी है। एंड देन कम्स हार्मोनल यूज़। हर बार जब भी कोई त्यौहार आता है, मेंसेस पोस्टपोन करो, त्यौहार आता है मेंसेस पहले लाओ। सो ये जो चीज़ें हैं, और अभी ओवर द काउंटर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो हाई हार्मोन कंटेंट रहती है, इसका यूज़ हमने अवॉइड करना चाहिए। उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बोलना चाहती हूँ, पर ये बहुत ही बड़ा कल्प्रिट है। ये हार्मोन के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप खुद का हार्मोनल वैल्यू बिगाड़ते हैं। और बहुत कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे यहाँ पे बहुत बार आते हैं कि मॅडम थोडंसं पुढे करून द्या माझी पाळी लवकर आणून द्या, कारण की आता गौरी गणपती आलेले आहेत, आमच्याकडे महालक्ष्मी आहेत, आता दिवाळी आलेली आहे।
So this is not at all. And then comes smoking and alcohol. स्मोकिंग एंड अल्कोहल का बेसिक ये रहता है कि वो डीएनए डैमेज करते हैं सेल का, और ये डीएनए डैमेज सेल जो रहते हैं वो बाद में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर कहीं ट्यूमर फॉर्म होता है। पर यहाँ बताना है कि हर एक ट्यूमर या नोड्यूल ब्रेस्ट में जो लगता है वो कैंसर नहीं होता। 80% ऑफ नोड्यूल एंड लम्प्स इन ब्रेस्ट आर नॉन कैंसरस, कैंसर नहीं होते हैं। पर वो बताने वाला कौन होना चाहिए? वो बताने वाला आपका डॉक्टर होना चाहिए, नहीं बल्कि आपकी सहेली, नहीं बल्कि आपकी पड़ोसन, नहीं बल्कि आपके फैमिली मेंबर। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो यही याद रख के घर जाओगे कि डॉक्टर पाटिल बोले थे कि 80% रहता ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ दिखाने के लिए। गलत फहमी में मत रहो कि वो हमको किसी ने बताना ज़रूरी रहता है कि इसकी चिंता करना है या नहीं करना है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। पर आप अभी देखा गया है कि लास्ट 10 ईयर्स में चाहे मेल रहे फीमेल रहे, अल्कोहल और स्मोकिंग खराब ही है, पर ड्रामेटिक इंक्रीज इन फीमेल स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन हुआ है। 30% इंक्रीज इन फीमेल स्मोकिंग हुआ है लास्ट 10 इयर्स में, एंड सेम वे 40% इंक्रीज इन अल्कोहल कंजम्पशन ऑफ फीमेल्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स में ही खराब है, मेल्स में भी खराब है। जो मेल्स के रिस्क फैक्टर्स है उसमें अल्कोहलिज्म भी रहता है, जिसमें लिवर डैमेज होता है, और लिवर प्रोटेक्टिव जो इफेक्ट रहता है वो हमको मिलता ही नहीं है। उसके बाद आता है डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम रहता है। इंसुलिन हार्मोन सुने हो? सुने। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटेक्टिव या बहुत अच्छा उपयोगी है, पर वो कहीं ग्रोथ फैक्टर के समान भी काम करता है। वो स्टिमुलेट करता है सेल्स डिवाइड करने के लिए, और अगर हमारे पहले ही सेल डैमेज हुए हैं तो वो डैमेज सेल मल्टीप्लाई होते हैं और फिर कहीं तो भी कैंसर के समान ट्यूमर होने की संभावना बढ़ती है। तो ये जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इंसुलिन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जब हम गिरते हैं तो लाली आ जाती है ना, सूजन आती है, लाली आती है, उसको हम बोलते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। पर कुछ नहीं लगते हुए, कुछ न इंजुरी होते हुए भी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इनिशिएट होता है, और उसका कहीं तो भी कनेक्शन इंसुलिन और आपके फैट जो कंटेंट है उसके कारण होता है। और ये इन्फ्लेमेशन कहीं कैंसर के लिए प्रीकर्सर होता है, यानी वो कहीं कैंसर होने की संभावना बढ़ाता है। करके फिर से टाइप 2 डायबिटीज़ वालों ने एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट तुम्हारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, ताकि आपका इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। सेकेंडली आपका फैट कंट्रोल कंटेंट भी कंट्रोल में रहेगा। आई थिंक रेडिएशन एक्सपोजर अभी बहुत कॉमनली तो इतना ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता। आजकल जो मशीन्स हैं वो मेडिकली विच वी एक्सेप्ट द रेंज, उतना ही रेंज वो इमिट करती है रेडिएशन, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जो मैंने बोला कि 30 इयर्स के पहले अगर अपनी प्रेगनेंसी होती है, उसका बहुत बड़ा अपने को एडवांटेज होता है कि अपने ब्रेस्ट सेल्स मैच्योर होते हैं, और फिर कहीं उनके ऊपर जो बाकी एजेंट्स रहते हैं या केमिकल कार्सिनोजेंस रहते हैं उनका इफेक्ट नहीं आता। यानी वो एलिमेंट्स जो उसमें कैंसर के समान चेंजेस ला सकते हैं, उसके लिए वो ब्रेस्ट सेल्स रेजिस्टेंट होता है जब वो मैच्योर होता है। और ब्रेस्ट सेल फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मैच्योर होता है। बोला जाता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग हम 1.5 ईयर्स तक करें तो आपको 4 to 5% प्रोटेक्शन मिलता है। मिनिमम 1 ईयर ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है। ये बताना यहाँ ज़रूरी इसलिए है कि एक तो प्रेगनेंसी पोस्टपोन होती है, और करियर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं किया जाता। आई मीन आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, पर हम कॉमनली देखते हैं की नाही आता तर मला ड्यूटी जॉईन करायची आहे आणि टॉप फिट देणार मी। सो बहुत दुख लगता है उस समय, पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में हम बोल चुके हैं। मेल रिस्क फैक्टर्स, नेक्स्ट, दे आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ फीमेल्स। अब ये आता है कि आप खुद को चेक करेंगे आपको क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहला है कि देयर इज अ लंप हो सकता है, पर लंप नोड्यूल, कभी लंप या नोड्यूल भी नहीं होता है, कहीं सिर्फ अपने को ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पे कुछ तो मोटापा लग रहा है, जाडी वाटते आपल्याला,
तर लंप नोड्यूल जाडी असं असू शकतं, पण ते दॅट शुड नॉट बी सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, यहाँ के कॉलर बोन के ऊपर और बगल में भी, कहीं भी इस एरिया में आपको लंप नोड्यूल या कहीं थिकनिंग लगता है, ऐसा लगता है कि ये त्वचा कुछ मोटी हो गई है, तभी भी आपने समझना है कि हमको इसके लिए ओपिनियन लेना ज़रूरी है। उसके बाद निपल हर बार बाहर रहता है, निपल अंदर खींचा जाता है, जिसको बोलते हैं रिट्रैक्शन ऑफ निपल। अंदर पहले बाहर था और अब अंदर आ गया है, तो आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए कि नहीं, हमको पूछना जरूरी है कि ये क्या है। छोटे छोटे डिम्पल्स आते हैं स्किन पे, लाल रंग की त्वचा होती है जिसका कोई कारण नहीं, रैश आता है जो जा नहीं रहा है, उसके स्केलिंग होता है, स्किन निकलता है। डिम्पलिंग ऐसा रहता है कि जिसको हम बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज, यानी ऑरेंज का जो छिलका रहता है उसकी तरह उसकी त्वचा दिखना शुरू होता है, तो दैट इज समथिंग डेंजरस, आपको पता रहना चाहिए। और निपल डिस्चार्ज जो ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज रहता है, निपल डिस्चार्ज एक बार बच्चा होता है तब डिस्चार्ज तो आता है, पर अगर उसमें कहीं ब्लड आता है तो हमको समझना चाहिए कि दिस इज समथिंग डेंजर सिग्नल। एंड बाकी तो मैंने बताया है आपको। ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें से एक हो या सारे हो, आपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। नेक्स्ट, नाउ दैट इज व्हाट इज अ ब्रेस्ट हेल्थ। आपने ये सब जान लिया, पर आप खुद के लिए क्या करना है? सबसे पहले डॉक्टर से एग्जामिनेशन, खुद की तपासनी खुद करना है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ, क्योंकि आप ही जान सकते हैं, सबसे पहले आप ही हो सकते हैं कि आपके शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू नो दैट देयर इज सम चेंज। पर इसके लिए आप आपके लिए नॉर्मल क्या है जानोगे, तभी आप जानोगे कि कुछ एबनॉर्मल क्या है। उसीलिए ब्रेस्ट अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए नॉर्मल क्या है, तभी वो नॉर्मल से कोई डेविएशन होगा तो आप जान पाओगे और आप डॉक्टर के पास जल्दी जाओगे। वो अचीव करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये बहुत ज़रूरी है, और इस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के तहत ही मैंने मेरा ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया था, करके ये मेरे लिए बहुत, इट इज़ वेरी नियर टू माई हार्ट, और मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर एक ने करना ही है 20 साल की उम्र के बाद। और देन इज मैमोग्राफी। जनरली मैमोग्राफी हम 40 इयर्स के बाद एडवोकेट करते हैं, पर अगर किसी के फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस व्यक्ति, वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की उम्र जो होगी उसके 10 साल पहले से आपने आपका स्क्रीनिंग शुरू करना है। नेक्स्ट, ये एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है कि अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं तो वो सबसे छोटा जो मोती है उस मोती के आकार का ट्यूमर डायग्नोस होता है, और आप इर्रेगुलर है तो वो सबसे बड़ा जो मोती है, यानी दिस इज समथिंग कंपैरेटिव, एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है कि कितना आपको पता चले कि अगर आप रेगुलर रहे तो आप बहुत जल्दी उसको कैच करेंगे, इर्रेगुलर रहेंगे तो आप बहुत देर से कैच करेंगे उसको। नेक्स्ट, 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 ये मैमोग्राफी है, और मैमोग्राफी में एक टाइप ऑफ एक्सरे रहता है। बहुत बार पूछा जाता है जब मैमोग्राफी हम एडवाइस करते हैं कि मैडम ये पेनफुल रहता है क्या? पेनफुल तो नहीं रहता। 40 इयर्स के बाद हर एक महिला में हर साल आपका मैमोग्राफी करना ज़रूरी रहता है। 2 प्लेट रहती है, वो 2 प्लेट के बीच में प्रेस रखी जाती है और उसको प्रेस किया जाता है सो दैट ब्रेस्ट टिश्यू स्प्रेड होता है, और जब वो स्प्रेड होता है तो छोटे से छोटा नोड्यूल हमको पता चलता है। आजकल मैमोग्राफी मशीन्स इतनी अच्छी हो गई है कि हम 4 मिलीमीटर्स तक का भी नोड्यूल डायग्नोज कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली मैमोग्राफी करते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि मैडम आप बोलते हैं रेडिएशन तो कैंसर कॉज करता है, तो हम इसको रेगुलरली हर साल करेंगे तो हमको तो कैंसर ही होगा। कैंसर डायग्नोज करने के लिए जा रहे हैं और कैंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं। मेडिकल लिमिट्स में इसका रेडिएशन रहता है, ये आपको कैंसर कॉज नहीं करता है। बीच में जो 2 स्लाइड्स थी वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की थी, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से अगर टाइम रहा तो हम वीडियो देखेंगे, नहीं तो मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये खुद की ब्रेस्ट की जांच खुद करना है। 20 साल की उम्र के बाद हर एक लड़की ने करना है, पुरुषों ने भी करना है। उसमें आपने सबसे पहले खुद को आईने में देखना है और ब्रेस्ट कंटूर शेप और साइज कैसा है
तो ब्रेस्ट में कितना डिफरेंस है ये अपने को पता रहना चाहिए, और तभी जाके ये डिफरेंस कहीं इंक्रीज होता है तो आपको समझेगा कि हाँ हमको डॉक्टर के पास जाना है। अब ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जब महीना आता है, मेंसेस आता है, उसके 7वें या 8वें दिन आपने करना चाहिए। जिनके मेंसेस इरेगुलर है, महीने में से एक दिन आपने निश्चित करना है, उस दिन में आपने रोज हर महीने में टेस्ट करना है। जो प्रेग्नेंट है उन्होंने भी टेस्ट करना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ये प्रेगनेंसी में भी होता है। या आप मेनोपॉजल है, आपका मेंसेस रुक गया है, तो आपने महीने में से एक दिन निश्चित करना है, उस दिन आपने खुद की जांच करना है। और जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, शेप, साइज, कंटूर, निपल का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट होता है आप खुद को पाल्पेट करते हैं। यहाँ बता देना चाहती हूँ कि पाल्पेशन ऐसे यूं पकड़ के नहीं होता है। अगर यूं आप ब्रेस्ट को पकड़ेंगे तो हर एक ब्रेस्ट में आपको गठन नजर आएगी। बहुत बार जब मेरे पास पेशेंट बहुत डर के आते हैं कि मैडम मेरे को गठान लगी थी, और फिर कहाँ है, तो वो ऐसे ब्रेस्ट को पकड़ के दिखाते हैं। तो ब्रेस्ट की जांच इस तरह से नहीं होती। ब्रेस्ट की जांच ये 3 उंगलियों के पल्प, यानी आगे के जो हिस्से हैं ना, ये पल्प बोलते हैं उसको, उससे होती है। 1, 2 नहीं 3 से होती है। और इस तरह से आप उसको अंदर नहीं डालेंगे फिंगर्स को, या इस तरह से पकड़ेंगे नहीं। ब्रेस्ट टिश्यू ये 3 फिंगर से आपकी जो रिब्स है उसके अगेंस्ट आपको गोल घुमाना है, और तब जाके आपको कहीं वहाँ पे थिकनिंग या नोड्यूल या लंप रहेगा, तो आपको बहुत जल्दी समझेगा। उसके बाद जब आप टेस्ट करते हो हाथ लगा के, तब राइट ब्रेस्ट अगर टेस्ट कर रहे हो तो राइट हाथ आपका सिर पे रहेगा, और लेफ्ट ब्रेस्ट से तपासोगे। लेफ्ट ब्रेस्ट जब करोगे तो लेफ्ट हाथ ऊपर, और राइट ब्रेस्ट से चेकअप करोगे। सिर्फ ब्रेस्ट चेकअप नहीं होता है, आपके बगल में भी आपने हाथ लगा के देखना है। ये कॉलर बोन, क्लैविकल के ऊपर भी हाथ लगा के देखना है कि वहाँ कहीं नोड्यूल है क्या। उसका एक पैटर्न रहता है, आइदर आप ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए, या फिर क्लैविकल बोन से स्टर्नम, जो बीच में वाला बोन रहता है, वहाँ से नीचे, फिर एक्सिला, ऐसे गोल गोल करते करते आप निपल तक जाओगे। तो इस तरह से अगर आप कोई पैटर्न में चेक करते हो तो आप कोई टिश्यू आप मिस नहीं करोगे। और इस तरह से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। और अगर आपने कुछ अलग पता चलता है, और आखिरी में रहता है कि आपने निप्पल को स्क्वीज करना है, और उसमें से अगर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है तो आपने ज़रूर डॉक्टर को मिलना है। ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज बहुत नॉर्मल है, मिल्की डिस्चार्ज भी कभी कभी होता है, पर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है जो हमको हमारे दिमाग में एक खतरे की घंटी बजाता है। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये साइंस एंड सिम्टम्स रहे तो आपको डॉक्टर को मिलना है। नेक्स्ट, तो हम ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना है, हमको वेट कंट्रोल में रखना है, फिजिकल एक्टिविटी बराबर करना है, एक्सरसाइज रूटीन करना है, लिमिट अल्कोहल, लिमिट हर बार मेरा ऐसा रहता है कि लिमिट या कम वगैरह कुछ नहीं रहता, वो बहाना रहता है। मी आता कमी करतोय, कोई कम वम नहीं रहता वो। इफ यू डिसाइड टू क्विट इट देन ओनली यू विल बी एबल टू क्विट। जो मुझे बोलता है कि पेशेंट के हस्बैंड साथ में आते हैं और उनको बताते हैं तो हाँ तुम्हें प्रयत्न करतोय, कमी करतोय, थोड़ा कमी केला, कोई थोड़ा नहीं रहता। जब वो हस्बैंड ऐसा बोलता है तो मुझे मालूम है कोई झूठ बोल रहा है, बिल्कुल भी झूठ। वो अगर रुकाना है तो वो एक इसमें रुक सकता है, नहीं तो वो रुकता ही नहीं है। प्रयत्न भी तो कुछ नहीं, स्टॉप करो। आई वुड ऑलवेज से मॉडरेशन, जो बोलते हैं हर बार मॉडरेशन इज द रूल। मॉडरेशन कब हम पार करते हैं नहीं पता चलता। ऑलवेज आई से नो टू स्मोक, से नो टू अल्कोहल। पैसिव स्मोकिंग, अगर आपका पार्टनर स्मोक करता है तभी भी आपकी रिस्क बढ़ती है। सो आप नहीं लेते हो, आपके हस्बैंड अगर स्मोक कर रहे हैं या आपका पार्टनर या दोस्त सहेली कोई स्मोक कर रही है तो उसको मना करो। देन इज लिमिट हार्मोन यूज, जो मैंने बताया कि खुद के हार्मोन के साथ खिलवाड़ मत करो। रिस्पेक्ट योर ओन बॉडी, रिस्पेक्ट योर ओन हार्मोन्स, तभी जाके वो बॉडी आपको रिस्पेक्ट करेगी, तभी जाके वो हार्मोन आपको रिस्पेक्ट करेंगे। देन इज ब्रेस्ट फीड, जब भी बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो बात अलग है, पर ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है। फैट कंटेंट कम करना जरूरी है। एज ऑफ मैरिज एंड एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग बहुत जरूरी है। नींद बहुत जरूरी है। These are all the things which we can put into to control or to reduce breast cancer incidence। और हर बार यही है
कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर से डरे नहीं, लड़े, और यही लड़ाई हमने जीतनी है। इसीलिए मैं आज आपके साथ हूँ। कुछ आपको पूछना है, कुछ आपके क्वेरीज हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। कुछ पूछना है, कुछ, या फिर आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं पूछते हैं, बाद में पूछते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर दैट रिस्पॉन्सिवनेस इन माई लिसनिंग टू इट। बहुत अच्छा लगता है जब नॉड होता है, जब अच्छा लगता है कि कहीं कोई कनेक्ट कर रहा है। और धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार मेरा आपको। कळला तर त्याचे निदान लवकर होऊ शकते। यासाठी स्त्रियांनी आपल्या आरोग्याप्रती जागरूक राहणं आवश्यक आहे। 24 तासापैकी 1 तास तरी स्त्रियांनी आपल्या स्वतःसाठी काढला पाहिजे। स्तनरोग संदर्भात अत्यंत विस्तृत आणि महत्त्वपूर्ण अशी माहिती डॉक्टर रोहिणी पाटील यांनी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटील सर यांना या ठिकाणी सादर आमंत्रित करते। पीपल्स वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित डॉक्टर मधुकरराव वसनिक कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय आणि आमच्या महाविद्यालय महिलांमध्ये जो स्तन कर्करोग, आणि आज आपण बघतोय की तरुण पिढीमध्ये दंत संबंधी किंवा दंत चिकित्सा शिबिराचं सुद्धा या ठिकाणी आयोजन केलं आहे। त्या निमित्तानं या ठिकाणी प्रमुख वक्ते म्हणून मी वक्ता म्हणणार नाही की मार्गदर्शन आणि आरोग्याचं निदान, आरोग्याच्या ज्या काही आपल्या बऱ्याचशा अडचणी आहेत त्या दृष्टिकोनातून माझ्या ज्या तरुण ज्या मुली आहेत, आमच्या ज्या विद्यार्थिनी आहेत, त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचावा आणि आमच्या प्राध्यापक मंडळींच्या वतीनं या उत्तर नागपुरातील गोरगरीब पीडित आणि कष्टकरी महिलांना सुद्धा या संदर्भात सूचना देऊन त्यांना अभ्यास करण्यात यावं या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम आम्ही त्या ठिकाणी राबवला। आणि या ठिकाणी मार्गदर्शक म्हणून प्रमुख वक्त्या माननीय रोहिणीताई ठाकरे पाटील त्यांची सर्व टीम आणि दंत चिकित्सक डॉक्टर पुरी मॅडम, महिला सेनेच्या समन्वयक डॉक्टर प्रज्ञा बागडे, डॉक्टर मनीषा नागपुरे, सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक मंडळी, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य आणि निष्णात आणि सर्व विद्यार्थी मित्रांनी वैज्ञानिकांनो, हा तुमच्यासाठी सल्ला आहे। परंतु आज मी बघतोय आहे की आधुनिक जीवन जगत असताना आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण सर्व लोक गतिमान झालो, गतिशील झालो, प्रयत्नशील झालो, परंतु रोहिणीताईंचा एक जो संदेश होता, मी सुद्धा या ठिकाणी वारंवार सांगतो की आपल्या स्वतःच्या शरीरासाठी, स्वतःच्या आरोग्यासाठी आणि स्वतःची काळजी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून वेळात वेळ काढून 1 तास तरी आपल्या शरीरासाठी द्या, आपल्या आरोग्यासाठी द्या, आपल्या स्वतःसाठी द्या। परंतु ताई, मी तुम्हाला या ठिकाणी खंत व्यक्त करतो की आमच्या लोकांना वेळच नाही। प्रत्येक जण म्हणतो की मला वेळच मिळत नाही। असा कसा वेळ मिळत नाही? 24 तासामधला 1 तास जर तुमच्या आरोग्यासाठी तुम्हाला मिळत नाही, आणि जरी आज रोहिणीताई पर्टिक्युलर ज्या आरोग्यविषयक तज्ञ आहेत, तरी सुद्धा त्यांनी बाकी ज्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत त्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन केलं। आणि मी या ठिकाणी आवर्जून सांगेन की आमच्या महिला प्राध्यापक मंडळी आणि माझा महिला सेल यांनी नुसते या रोहिणी फाउंडेशन आणि रोहिणीताई पाटील इथपर्यंत न थांबता रोहिणीताईंचा सल्ला घेऊन आपला जो उत्तर नागपुरातला एरिया आहे, या स्लम एरिया आहे, जे लोक खरंच या दृष्टिकोनातून वंचित आहे, त्या गोरगरीब महिलांपर्यंत सुद्धा तुम्ही पोहोचलं पाहिजे। आमच्या विद्यार्थ्यांना तसं मार्गदर्शन करून प्रत्येक मुलीने आपल्या घरी आपली आई, आपली ताई, आपले शेजारी यांना सुद्धा या मार्गदर्शक सूचना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजे। तेव्हाच मला असं वाटतं की आज हे ज्या उपक्रम आपण या ठिकाणी राबवला किंवा हे जे शिबिराचं आयोजन केलं, त्यामागला जो मुख्य उद्देश आहे तो सफल होईल। ताई येतील, महाविद्यालयाच्या सभागृहात आपल्याला सर्व मार्गदर्शन करून जातील, परंतु हे मार्गदर्शन
घरोघरी प्रत्येक वस्तीमध्ये जर स्प्रेड झालं आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांना सुद्धा या मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या तर प्रत्येक घरातला किंवा प्रत्येक घरातल्या कुटुंबातला व्यक्ती, मग स्त्री असो, पुरुष असो, मुलगा असो, मुलगी असो, ते सुद्धा त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतील. आणि तेव्हाच मला असं वाटतं की आमचा महिला सेल किंवा रोहिणी फाउंडेशन काहीतरी करत आहे आणि समाजासाठी ही बांधिलकी म्हणून आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून समाजाची उन्नती कशी करता येईल, समाजाचा विकास कसा करता येईल आणि समाजात राहणाऱ्या प्रत्येक घटकाचा आरोग्यविषयक आपण कसा विचार करतो त्या दृष्टिकोनातून आमचं महाविद्यालय प्रयत्नशील असतं. विद्यार्थ्यांना सुद्धा वेळोवेळी त्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन आम्ही करत असतो आणि हा उपक्रम त्या दृष्टिकोनातूनच आम्ही राबवला. आणि ताई, तुम्ही आलात आमच्या या महाविद्यालयात, तुम्ही येऊन मार्गदर्शन केलं, आम्हाला एक मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं आणि या मार्गदर्शनाच्या बळावरच आम्ही बाकी समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत हे मार्गदर्शन पोहोचू अशी आशा करतो. आणि मी तुमच्या फॅकल्टीचा तज्ज्ञ नाही, त्यामुळे मी तुमच्या त्या विषयात जास्त बोलणार नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की जनजागृती करणं आमचं काम आहे, लोकांना सल्ला देणं आमचं काम आहे, पण चिकित्सा करणं तुमचं काम आहे. आणि ज्यावेळी असे काही पेशंट्स किंवा अशा काही अडचणी येणारे कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती किंवा कोणताही घटक जर दिसेल तर त्यावेळी आम्ही तुमच्यापर्यंत त्यांचं मार्गदर्शन घेण्याकरता पोहोचू अशी मी आशा करतो, अपेक्षा करतो. आणि सर्व मंडळींनी या ठिकाणी मन लावून एक चित्तानं ऐकलं, परंतु नुसतं ऐकून चालणार नाही, तर समाजापर्यंत आणि प्रत्येक घटकापर्यंत हे आपल्याला पोहोचवायचं आहे, ही आपली जबाबदारी आहे. हा दृष्टिकोन समोर ठेवून प्रत्येक या ठिकाणी जे विद्यार्थिनी बसले आहे त्यांनी सुद्धा या दृष्टिकोनातून सतर्क राहणं तेवढंच आवश्यक आहे. आणि बाकी ज्या तुमच्या मैत्रिणी आहे, तुमच्या ज्या कुटुंबातील लोक आहेत, त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवा. आणि हा संदेश जर घरोघरी पोहोचला तर खरंच जनजागृती झाली असं वाटेल. आणि आजचा जो कार्यक्रम आपण घेतला त्याच्यातून काहीतरी एक बोध मिळाला किंवा मार्गदर्शन मिळालं किंवा आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही तत्पर झालो किंवा आम्ही आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही विचार करायला लागलो, हा एक दृष्टिकोन समोर राहील. आणि पुन्हा मी या ठिकाणी सांगेल की आपल्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येकाने आपला 24 तासापैकी 1 तास तरी आपल्या आरोग्यासाठी जर दिला तर मला असं वाटतं की बऱ्याचशा ज्या तक्रारी किंवा समस्या आहे आरोग्यविषयक त्याचं निदान तुम्हीच करू शकता आणि त्याच्यावर उपायसुद्धा तुम्हीच करू शकता. म्हणून या माझ्या सर्व प्राध्यापक मंडळीला, माझ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आणि माझ्या लाडक्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मी संदेश देऊ इच्छितो की आरोग्यासाठी वेळ द्या, आरोग्याची काळजी घ्या, संतुलित आहार ठेवा, योग्य निद्रा घ्या आणि एक आपलं चांगलं जीवन कसं जगता येईल त्या दृष्टिकोनातून आत्मविश्वास वाढवा. तर या सर्व भया आणि सर्व आरोग्याच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यापासून तुम्ही दूर राहाल हे मी निश्चित सांगू शकतो. असं एक उमद व्यक्तिमत्व आपल्यासमोर आलं, आपल्या महाविद्यालयात त्यांनी मार्गदर्शन केलं. खरंच रोहिणी फाउंडेशन आणि ताई तुमचा मी शतशः आभारी आहे. आणि संस्थेच्या वतीनं, महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि सर्वांच्याच वतीनं तुमच्या आमचे ऋणानुबंध असेच कायम राहतील अशी आशा करतो आणि थांबतो. धन्यवाद.